लेकिन पत्रकारिता का धर्म क्या है? सवाल पूछना। नहीं, सवाल पूछना है ना, वही तो सवाल पूछा है ना, सामने लाना, वही तो सवाल पूछा था। न्याय करना अधिकार है। नहीं, न्याय नहीं, हाँ। आवाज बनना है। हाँ, आवाज न्याय तो नहीं कर सकते ना, तो आवाज तो बनना चाहिए। सीपी सर के साथ जब आपकी मुलाकात हुई या फिर जब आपने सवाल पूछे, उसके वीडियोस वायरल हुए, तो बिल्कुल, और वो वीडियोस में भी आपका अग्रेशन ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो सवाल का जवाब ही नहीं दे। आप अग्रेसिव हुए, फिर वो एग्रेसिव हुए, क्या ये सारी चीज हुई? क्योंकि वीडियो में उसका वीडियो में हाँ। दिख रहा है ना, मैंने सवाल पूछा, मेरा सवाल गलत था क्या? नहीं, शहर के लिए सवाल किया था, लेकिन आपका और जो भी उसके सबूत भी मेरे पास में थे। सवाल पूछने का तरीका गलत है, ऐसा क्या गलत है? पत्रकारिता क्या गलत बात चल रही है, क्या गलत? कि आप जो एग्रेशन से सवाल पूछते हैं, क्या गलत क्या है उसमें? कि आईपीएस अधिकारी ने उसको जांच लेना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। सामने वाले को कैसा शांत करना चाहिए, आईपीएस अधिकारी के इसमें पत्रकार ने भी शांति रहना चाहिए। नहीं, हम तो शांति से रहते ना। सीपी साहब तुम उसमें जाप छोड़ो, भला ही तुमने मौखिक आदेश दिए होंगे, और अब मैंने राइटिंग में दिया है वहाँ पे, क्योंकि मेरा अगला कदम रहेगा मेरा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। तो नव भारत, लोकमत समाचार, ठीक है, ये 3 अखबारों ने ही खबरें चलाई है। लोकमत ने ज्यादा चलाई है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। नहीं, कैसा है, एफआईआर होती है, हाँ। एफआईआर होने के बाद में उनको खबर जाती है, तो वो छापे, तो उसमें हमारा कोई ये नहीं है। पर एफआईआर में क्या लिखा है आप वो छापिए, चलेगा ना। पर एफआईआर में नहीं होने के बावजूद भी आप अपने तरफ से छापते हो, समाज में प्रतिष्ठा खराब करने की, समाज में प्रतिष्ठा खराब करने के उद्देश्य से आप अगर ये खबर छापते हो किसी की, तो आपके पत्रकारिता के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। तो अगर आपके केस में अगर कोई रैंडम व्यक्ति 2000 रुपए डालता है और बाद में जाके कंप्लेंट करता है कि इसने खंडनी मांगी, तो फिर बाकी पत्रकार की सुरक्षा का क्या? ये बड़ा सवाल। अरे तो वो तो ठीक है, बाकी के पत्रकार, अरे जैसे मान लो मैंने किसी पीआई के गूगल पे फोन पैसे डाल दिए, और मैं कहूंगा कि इन्होंने मेरे को मांगेगा कि ये केस के लिए लागू पड़ेगा ये, क्योंकि मैंने तमाम सारी जगह पे शिकायत की है, सारी जगह से मेरे को न्याय नहीं मिला, तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करूंगा। मेरे को हाई कोर्ट में अगर न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक के जाऊंगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दादाजी हार्डवेयर। कंस्ट्रक्शन हो या होम सॉल्यूशन, दादाजी हार्डवेयर है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। नमस्कार, नागपुर समाचार 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। पिछले कुछ दिनों में पत्रकारों के ऊपर लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कई पत्रकारों के या फिर इन्फ्लुएंसर के अकाउंट्स जो है डिलीट किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है नागपुर में भी सामने आया था, जिसके लिए डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने नागपुर के संविधान चौक पर आंदोलन भी किया था। जिनके लिए आंदोलन किया था वही शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है विजय खौसे जी, जो WH न्यूज के संपादक है, एक वरिष्ठ पत्रकार है। पहले किसी अखबार में भी लिखा करते थे, अब उनका खुद का एक न्यूज चैनल पोर्टल है जो काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित भी है। उनका स्वागत सर, आपका स्वागत है नागपुर समाचार 24 में। धन्यवाद। सबसे पहले आपके ऊपर 3 लगातार केसेस जो है किए गए, तो वो सबसे पहले बताइए कि वो कैसे किए गए, क्यों किए गए, उसका कारण क्या था? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी 25 साल की पत्रकारिता है। एक गांव खेड़े से लेकर नागपुर तक की मेरी पत्रकारिता रही है, और मैं सोशल वर्क भी 10 साल से सोशल वर्क भी करते आ रहा हूँ। तब से लेके अभी तक के मेरे ऊपर में कोई एफआईआर नहीं है, क्योंकि मेरा सामाजिक कार्य है। अब मैं मेरी पत्रकारिता को भी सामाजिक कार्य के तौर पे मैं देखता हूँ। तो मैंने नागपुर शहर में जो चल रहे हैं, तो सारा चीज देखा मैंने, कि जैसे कि अवैध धंधे और भी मामले यहाँ पर है। तो नागपुर शहर नहीं, देश में है, ऑपरेशन थंडर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शहर मुख्यमंत्री जी का है, यहाँ पर नितिन गडकरी जी भी रहते हैं, और ऐसे शहर में ऐसे गतिविधियां नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक ये किया कि चलो ठीक है, शहर में हम देखते हैं कि कौन से एरिया में क्या क्या चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले MIDC क्षेत्र में मैं वहाँ पे गया हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो है खुलेआम जो है अवैध धंधे दिखाई दिए। तो मैंने उसका सारा प्रूफ जो है मेरे पास में लाकर जमा किया। तो मुझे ये बताना था यहाँ के CP रविंद्र सिंघल को। तो जो क्या हुआ, 1 फरवरी को सिंघल साहब की पत्रकार परिषद आयुक्त कार्यालय में थी,
उसका मैसेज मुझे भी आया था, क्योंकि ग्रुप में मैं था वहां पे। तो मुझे ये लगा कि चलो अभी अच्छी बात है, मैं पॉजिटिव सोच के हिसाब से वहां पर गया था कि मेरी बात जो है ये सुनेंगे। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 तारीख को शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे पत्रकार भी जमा हुए थे, बड़े बड़े पत्रकार थे, सभी के सवाल होने दिया। और मैंने आखिर में एक सवाल पूछा सिंघल साहब को कि सर, शहर के अंदर में जो है अभी भी आज भी अवैध धंधे जो है खुलेआम चल रहे हैं, जैसे कि सट्टा पट्टी, जुआ अड्डा, गांजा, चरस, एमडी जैसे मादक पदार्थ बिके जा रहे हैं, और यहाँ से जो है युवक है हमारे यहाँ के बर्बाद हो रही है। ये सवाल मैंने पूछा था। तो सीपी साहब ने पूछा कि आज का ये सवाल नहीं है, ये फिर कभी हम देखेंगे। तो मैंने बोला सर, ये शहर का सवाल है, आपको जिसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस पर सीपी साहब ने कुछ जवाब दिया नहीं। तो ठीक है, सीपी साहब ने जवाब नहीं दिया, सीपी साहब चले गए। फिर मैं मेरे ऑफिस में आया और इसके ऊपर में मैं 1 तारीख को रिपोर्ट बनाई मेरे चैनल के ऊपर में, क्योंकि मैंने सोचा था कि सीपी साहब मेरा सवाल सुनेंगे और मुझे बोलेंगे कि ठीक है, ऑपरेशन थंडर के तहत में इतनी इतनी कार्रवाई हुई है, बावजूद उसके पास में आपके पास कुछ होगा तो आप आइए बताइए, उसके ऊपर में भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा अगर सीपी साहब मुझे बोलते तो मैं समाधानी हो जाता था। मगर सीपी साहब वहां पर चिढ़ गए, एकदम ऐसा चिढ़ गए कि यूट्यूबर को बुलाना नहीं, ऐसे कुछ लोगों की लिस्ट निकालो, उनके ऊपर में एक्सटॉर्शन के शिकायत होंगे तो वो निकालो। तो मैंने बोला था कि निश्चित रूप से निकालो सर, बिल्कुल, और ऐसे लोग होंगे तो उनके ऊपर में कार्रवाई करो, और करना भी चाहिए, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो मैं पूरी रिपोर्ट मैंने बनाई और मैंने 1 तारीख को प्रकाशित की। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, एक मेरी पहली जो रिपोर्ट है 1 फरवरी को गई। फिर दूसरा जो मामला हो गया था जरीपटका पुलिस स्टेशन के ऊपर में, एक दलित युवक की मर्डर की जो बॉडी है वो जरीपटका पुलिस स्टेशन पे थाने में ला गई थी, और बहुत बड़ा मामला वहाँ पे। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं वहाँ की रिपोर्टिंग करने गया और मैंने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट किया। और ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने जो है हकीकत बताई शहर के अंदर में क्या चल रहा है, और सीधे मैंने सवाल भी सीपी साहब को किए हैं, क्योंकि जवाबदेही जो बनती है यहाँ के प्रमुख की बनती है, क्योंकि 36-38 जो शहर के थाने हैं उसके पूरे पीआई जो है सीपी साहब के अंडर में आती है, और कानून व्यवस्था को संभालने की जवाबदारी सीपी साहब की है। तो जब उनकी जवाबदारी है तो हमारा प्रश्न भी करना हमारा कर्तव्य है, और उनका जवाब देना उनका कर्तव्य है। मगर ऐसा होना है तो मैंने वहां की भी एक रिपोर्टिंग किया, ग्राउंड रिपोर्ट किया, उसमें लोगों की मैंने राय ली और वो भी पुलिस स्टेशन के बाहर में लिया। अब आर्टिकल 91 के अनुसार वो पूरा अधिकार है, लोगों को बोलने का अधिकार है, मुझे भी सवाल करने का अधिकार है, क्योंकि ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया। उसी तौर पर मैंने वो रिपोर्टिंग किया 6 तारीख को, मतलब 1 फरवरी को 1 बनाई, 6 तारीख को जरीपटका की 1 ग्राउंड रिपोर्ट बनाई और बड़ी वायरल भी हुई है। तो उसके बाद में हमने ये सोचा कि मैंने कि भाई अपनी अवैध धंधे के खिलाफ में जो खबरें गई है उसके ऊपर में क्या इम्पैक्ट गिरा है। तो हमने फिर दूसरे दिन 6-7 तारीख को मैं घुमा हूँ MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर में घुमा हूँ, तो वहाँ के सारे अवैध धंधे मुझे बंद दिखे, तो क्योंकि पुलिस ने उस वक्त में कार्रवाई की थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, कार्रवाई हुई है, तो मैंने बोला ये क्षेत्र में तो बंद किए, मगर और पुलिस स्टेशन का क्या है तो वो भी देखना चाहिए। तो मैं कपिल नगर पुलिस स्टेशन के अंदर में जाके गया, तो वहां पे भी खुलेआम ऐसा बाजार के जैसा वहां पे सट्टे का धंधा चल रहा था, एक अज्जू कबाड़ी नामक, और उसका जो भांजा है उसका। तो फिर मैंने 8 तारीख को जो है 8 तारीख को मैंने जो है वो शिकायत शिकायत बोले तो वो जो खबर है मैंने वीडियो चलाया आपने वहाँ का 8 तारीख को, हाँ, मतलब 1 तारीख को, 6 तारीख को और 8 तारीख को 3 वीडियो आपने चलाया। 3 वीडियो है। अब जैसे ये वीडियो वायरल हो गए, हो सकता है पुलिस का गुस्सा बढ़ गया है कि भाई शहर में जो सच्चाई खबर हम दिखा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। तो मेरे ऊपर में जो है पहला मामला जो है जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंदर में 9 तारीख को उन्होंने दर्ज किया, और मामला कौन सा है 353 का वो मामला दर्ज किया कि पुलिस के ऊपर में मतलब ये भड़काऊ बोलना, पुलिस की छवि खराब करना ये और भड़काऊ भाषण होकर ये मामला। बोला ठीक है, मैं उसके ऊपर में तो मुझे ये कुछ लगा ही नहीं है। बोला चलो है अपन
कोर्ट से तो लड़ेंगे। तो उसके बाद में फिर 12 फरवरी को, अब देखिए मैंने तो रिपोर्ट चलाई थी 1 तारीख को और 6 तारीख को और 8 तारीख को। अब मुझे जरीपटका के ऊपर में जो मेरा ऊपर में मामला दर्ज करना था तो 6 तारीख की मेरी रिपोर्ट होती, 6 तारीख को करना था या तो 7 तारीख को करना था, नहीं किया, वो 9 तारीख को किया, है ना। तो उसके बाद में मैंने 8 तारीख को कपिल नगर का रिपोर्ट चलाया, तो मेरे ऊपर में 12 तारीख को जो है वो FIR की गई है कपिल नगर में, मतलब उसमें भी 10 तारीख के मेरे ख्याल से, तो उसमें भी 2-3 दिन का अंतर रहा। तो ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर में जो है 2 FIR किए, और वाड़ी के अंदर में भी मेरे ऊपर में जो है तो एक सट्टे वाला है, उस केस में सह आरोपी किया है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप सट्टा चलाते हो ऐसा आरोप है ऐसा आरोप मेरे, हालांकि मैं कभी उसके पास में गया नहीं। लगातार 3 कंप्लेंट आपके खिलाफ की गई। 3 कंप्लेंट, और वो कपिल नगर में जो की है तो वो भी जो है, वो जो सट्टा चलाता है, वो जो धंधा चलाता है, उसके शिकायत पे मेरे ऊपर में की है। और उसका कहना कैसा है कि ये अक्टूबर नवंबर में मेरे यहाँ पे आया है और इन्होंने मेरे को ऐसा मांगा है। हालांकि मैं कभी गया नहीं, मेरे मोबाइल के तो मेरी मांग है कि मेरा पूरा CDR चेक करो, मैं बताऊंगा आपको क्या है, तो वो तो मिलेंगे ही ना, आजकल तो पूरा डिजिटल है। तो उन्होंने कट रचा है कि इसको फंसाना है कहीं ना कहीं, तो मैं कहीं मिला नहीं, तो झूठे इसमें जैसा उसको शिकायत देने लगाया, उसने शिकायत दी मेरे ऊपर में। और मैं और बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी की जो है तबीयत 9 तारीख को खराब हुई थी, उनको अटैक आया था, तो मैं 9 तारीख को पिताजी को मेडिकल में भर्ती किया। उसी दिन 9 तारीख को FIR जरीपटका में हुई थी, और मुझे जो है 10 तारीख को करीबन शाम के 7 बजे जो है अज्जू कबाड़ी नामक का फोन आता है और मेरे से वो बात करता है। तो मैंने नंबर मेरे पास में नहीं था, तो मैंने उसको बोल दिया कि मुझे क्यों फोन किया है, आपका क्या मतलब है मेरे को फोन करना। और मैंने फिर उसको बोल दिया मैंने कि मेरा संबंध क्या है, क्यों फोन किया है, तो करके उसने फोन काट दिया, और उसी समय में उसने मेरे अकाउंट में 2000 रुपए डाल दिए बिना मांगे। संबंध नहीं मेरा अभी तक के जो है मेरी पत्रकारिता में, उसको मैं अभी भी मैंने देखा नहीं, अभी भी नहीं देखा वो। आपको पता था कि 2000 रुपए आपके अकाउंट में आए थे? तो हाँ, नहीं उस वक्त मुझे पता नहीं, पिताजी की तबीयत खराब थी, तो हम उस समय पिताजी की तबीयत में थे, क्योंकि सीरियस तबीयत थी, तो हमने उस वक्त में देखा ही नहीं है। और जो फिर मेरा मोबाइल भी बंद हुआ था, तो जब मैंने मोबाइल चालू किया तो तब हमने देखा, तो तब मुझे पता चला कि भाई अपने अकाउंट में ऐसे 2000 आए, तो जबरदस्ती डाल दिया उसने। हाँ, मतलब फंसाने के उद्देश्य, फंसाने के मतलब कट रच के बराबर हुआ। हाँ। वो पुलिस और वो अवैध धंधे दोनों ने मिलके ये कट रचा है उन्होंने मेरे ऊपर में। तो मैंने तुरंत कपिल नगर थाने में आपने PI को भी फोन किया। हाँ, क्या वो फोन करना ही आपके ऊपर केस करने का कारण था? तो वो तो मेरा जो है, मैं तो उनकी भी बाजू सुनना चाहता ना। जब कोई खबर अगर बनाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर में, वो क्षेत्र के अंदर में अगर हमको ऐसे अवैध धंधे चलते दिखाई दे रहे, तो हम किससे पूछेंगे? तो PI को पूछेंगे ना। तो लेकिन PI का ये कहना था कि अगर आपको आंकड़े चाहिए तो आप थाने में आइए और आंकड़े लीजिए। फोन पे भी दे सकते हैं ना, आजकल तो डिजिटल है, फोन पे देना चाहिए। अगर उनके क्षेत्र में धंधे नहीं है, ये कहना है, मैं उनसे जब बराबर है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फैमिली फंक्शन में था। हाँ। और वो मुझे फोन कर रहे थे, तो मैंने उनको यही कहा कि अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, आप आंकड़ा कल आके लेके जाइए। तो वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और इसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो सबको पता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने जो फोन किया उसके कारण ही कंप्लेंट की गई? तो ये तो वही मैंने फोन किया, और जैसे कि वैसा ही रिकॉर्डिंग मैंने चलाया है, आज भी मेरे चैनल पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसके पहले मैं कभी। लेकिन विजय जी, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप जो पत्रकारिता कर रहे हो वो बहुत एग्रेसिव पत्रकारिता है। किसी अधिकारी के खिलाफ में आप जिस तरह से टोन यूज करते हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा अधिकारी का भी कहना है। बिल्कुल नहीं है। मेरा जो है, मैं सामाजिक कार्य से मैं उभरा हुआ हूँ, और जो जहां पर जो है जो चीज चलती है, अवैध चलती है, तो मैं उसको अवैध करूंगा, अवैध बोलूंगा। तो एग्रेसिव मेरे जो बोलता हूँ उसमें मेरा दिखता होगा एग्रेसिवपन। अपन मेरा जो है कि मेरे शहर के अंदर में ऐसा नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर में अन्याय होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पत्रकारिता का धर्म क्या है? सवाल पूछना। नहीं, सवाल पूछना है ना, वही तो सवाल पूछा है ना, सामने लाना, वही तो सवाल पूछा था। न्याय करना अधिकार है? नहीं, न्याय नहीं। हाँ, आवाज बनना है। हाँ, आवाज न्याय तो नहीं कर सकते ना, तो आवाज तो बनना चाहिए। CP सर के साथ जब आपकी मुलाकात हुई या फिर जब आपने सवाल पूछे, उसके वीडियोस वायरल हुए। बिल्कुल। और वो वीडियोस में भी आपका अग्रेशन ज्यादा दिखाई दे रहा
रहा था। तो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। सीपी साहब ने अगर यदि मेरे को पहले अगर बोलते कि ठीक है, आप देखो आईपीएस अधिकारी किसको कहते हैं कि आईपीएस अधिकारी ने सामने वाला जो भी प्रश्न करता है, अभी ठीक है पूरे शहर का उनको देखना पड़ता है, पर लेकिन सामने वाला क्या सवाल कर रहा है ये आईपीएस अधिकारी ने तुरंत उसको जांच लेना चाहिए कि उसके मन में क्या है, न कि एकदम आवेश। ये विषय जब हमको पता चला तो ऐसे हुआ कि आप अग्रेसिव हुए, फिर वो अग्रेसिव हुए, क्या ये सारी चीज हुई? क्योंकि वीडियो में उस तरह से हाँ, दिख रहा है ना, मैंने सवाल पूछा, मेरा सवाल गलत था क्या? नहीं, शहर के लिए सवाल किया था, लेकिन आपका और जो भी उसके सबूत भी मेरे पास में थे। सवाल पूछने का तरीका गलत है, ऐसा क्या गलत है? पत्रकारिता क्या गलत बात चल रही है, क्या गलत? क्या आप जो एग्रेशन से सवाल पूछ रहे हैं, क्या गलत क्या है उसमें? सवाल तो पूछना है, पूछेंगे ना, सवाल तो पूछेंगे, भला नॉर्मल भाषा में पूछे या अग्रेसिव भाषा में पूछे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आईपीएस अधिकारी ने उसको जांच लेना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। सामने वाले को कैसा शांत करना चाहिए आईपीएस अधिकारी कि इसमें पत्रकार ने भी शांति रहना चाहिए। नहीं, हम तो शांति से रहते ना। अभी सारी पत्रकारिता जो है मेरे इसमें, मैं तो क्राइम की खबरें बहुत कम चलाता हूँ। हाँ। और मेरे पुलिस के साथ में उतने खराब संबंध भी नहीं है। हाँ। और अभी तक के मैंने ऐसा पुलिस के साथ में अभी तक के ये कुछ नहीं, मेरे को जो खबर रहती है मैं उसको छुपाता नहीं, क्योंकि मेरे चैनल का टाइटल ही है, मैं खबर छुपाते नहीं, हम दिखाते हैं, कोई भी रहे। और हमारा कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है हमारा कि आज तक के कि ये खबरों के लिए पैसे लेते हैं या खबर छुपाते हैं या दिखाने के लेते हैं, ऐसा अभी तक के मेरे पास में क्यों ये नहीं है। तो जो चर्चाएं बीच में हुई आपके खिलाफ में जब बात हो रही थी, तो क्या एमपीडीए से कार्रवाई की और नागपुर की पुलिस प्रशासन बढ़ रही थी क्या? वो तो कैसा है, कानून उनके हाथ में रहता है। आपके पत्रकार की संगठन भी सीपी साहब से मिली थी, तो हाँ। उन्होंने क्या बताया, क्या मुलाकात में हुआ, क्या बोला उन्होंने? उस वक्त में मैं तो पिताजी के इसमें था, क्योंकि मेरे ऊपर में जो एफआईआर हो गई उसका मेरे को कोई गम नहीं था, क्योंकि वो कानूनन लड़ाई रहती है। आपने दाखिल किया, हम उसको फाइट देंगे। और मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उसके वजह से जो है मैं ये नहीं था। और खास करके जैसे ही मेरे को दूसरा एफआईआर पता चला, और वो खंडनी का एफआईआर, देखो मैंने आज तक किसी से 1 रुपया मंगा नहीं है, और मेरे ऊपर में वो खंडनी का एफआईआर गया, तब थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, अभी ये लड़ाई अपने को लड़ना पड़ेगा। और तो थोड़ा सीरियस है ये विषय। वो सीरियस विषय है ना। अरे समाज में हमारी बदनामी हुई है, समाज में। अरे हालांकि हाँ ठीक है, कोई लिया तो ठीक है, अभी वो तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा, अभी कोर्ट में हो जाएगा। उसके लिए तो मैं आपको एंटीसिपेटरी बेल भी मिली? एंटीसिपेटरी बेल मिली है क्वेश्चन के लिए हमने किया है। और मैं ये लड़ाई जो है मैं लड़ूंगा, और मैं मेरे तमाम पत्रकार भाइयों को भी ये बताऊंगा कि अब डरिए मत, जब तक संविधान है तब तक डरना नहीं है। और आर्टिकल 90A ने हमको पूरा अधिकार दिया है, सवाल पूछने का भी अधिकार दिया है, और जो घटना होती है उसको दिखाने का भी अधिकार हमारे पास में। इसलिए डरने, बहुत सारे लोग पत्रकार डरे भी थे नागपुर के उस वक्त में। पर मैं जो है, मैं शुरू से जो है मेरा जो काम जो है, मैं सोशल वर्क से आया हूँ, तो मेरे को सारे चीजें पता है, कानून कायदा भी मुझे पता है, कहाँ से क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें होने से मैं डरा। उसके बाद क्या किए? जो मैं 3 कंप्लेंट होने के बाद आपने एंटीसिपेटरी बेल लिया, अभी ये लड़ाई किस तरह से लड़ रहे हो? नहीं, अभी जो है मैंने सबसे पहले मेरी स्टेप रही है, मैंने लेटर मुख्यमंत्री से लिखा है, गृह मंत्री जी लेटर लिखा है, मेल भी किया है, और उसके बाद में मैंने पुलिस महासंचालक को भी लेटर दिया है, और उन्होंने भी तुरंत उसका ये लेके सीपी साहब को वो मेल फॉरवर्ड किया है। मेरे महासंचालक से आपकी बात हुई? नहीं, मैंने व्हाट्सएप पर भी उनको शिकायत भेजी थी दाती साहब को, और जो है मेल भी की थी, तो उन्होंने तुरंत ही मेल उनका यहाँ पर सीपी कार्यालय में फॉरवर्ड किया था। और सबसे बड़ी मेन बात जो है, मैं एक अनुसूचित जाति जमाती का दलित समाज का मैं पत्रकार हूँ, तो हमारे लिए कानून कायदे है दलित। अब हम देखते हैं कि हजारों साल पहले से हम तो पीड़ा सहती ही आ रहे हैं, और बाबा साहब ने संविधान देने के बाद में भी ऐसे लोग हमको पीड़ित और करना चाहते, तो फिर हम संविधान का फायदा लेना चाहिए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जमाती जो आयोग है दिल्ली का, उसमें मैंने शिकायत की बाकायदा, क्योंकि मेरा हक बनता है वो।
मैंने मानवाधिकार में शिकायत की, यहाँ तक कि मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में भी शिकायत की। मैं खुद दिल्ली गया हूँ, मैं सबसे मिला हूँ वहां जाके। तब मुझे ये लगा कि नहीं, न्याय जरूर मिलेगा। तो मैंने जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में मैंने शिकायत दर्ज की 3 फरवरी को, नहीं 3 मार्च को, तो तुरंत उन्होंने 4 मार्च को नोटिस इशू किया पुलिस आयुक्त के नाम से, उसके ऊपर में नोटिस भी इशू किया। तो वहां से लड़ाई मेरी चालू हो गई। तो मुझे भी आशा है, तो आपको कानून पे भरोसा है। फंसाया गया है, आपका ये कहना है? बिल्कुल, 3 केस लगा के। देखिए, मैंने अगर उनसे खंडनी मांगी होंगी तो उसको तो पुरावे देना पड़ेगा, कोर्ट में तो देना पड़ेगा, बिल्कुल कोर्ट में देना। हाँ, उनका कहना है कि भाई मेरे यहाँ पे वो नवंबर इसमें आया, तो ठीक है, आजकल सारे सीसीटीवी कैमरे फैमरे हैं, है ना। तो मैं वहां पे गया हूँगा, कैमरे में आया हूँगा, कैमरे में नहीं भी आया हूँगा तो मेरे मोबाइल को लोकेशन उस डेट का वहां पे मिलेगा। ये जांच करना चाहिए। ये जांच करने के लिए भी मैंने पुलिस आयुक्त को एक लेटर लिखा है अभी, कि मेरे ऊपर में जो मामले दर्ज किए गए हैं इसकी जांच तुम करो। मेरा कहना है कि ये झूठे मेरे ऊपर में एफआईआर दर्ज किए, तो सीपी साहब तुम उसमें जांच करो। भला ही तुमने मौखिक आदेश दिए होंगे, पर अब मैंने राइटिंग में दिया है वहां पे, क्योंकि मेरा अगला कदम रहेगा मेरा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए भी मेरे को लगेगा दस्तावेज। तो मैंने उनको भी लेटर लिखा है कि मेरे ऊपर में जो झूठे मामले दर्ज किए हैं, मैं आवेश में आके कट रच के मेरे ऊपर में झूठे मामले दर्ज किए, इसकी इंक्वायरी करो, चेक करो। मेरी पार्टी किसको बनाया? पुलिस को? पार्टी तो पुलिस ही बनेगी ना। मेरा झूठे मुकदमे दर्ज करने के पुलिस ही रहेंगी ना। हाँ। मेरा पार्टी तो पुलिस ही रहेंगी। अब कोर्ट में मामला गया तो वो तो कोर्ट का मामला रहेगा। आप अभी इसकी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हो? न्यायिक लड़ाई में मैं लड़ूंगा। हाँ। न्यायिक लड़ाई तो मेरा हक बनता है ना। इनके खिलाफ मुख्य व्यक्ति कौन, जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे नहीं, मेरी लड़ाई तो मेरी सीपी साहब के खिलाफ में है। मैं मेरी लड़ाई पुलिस या पीआई के साथ में है ही नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों में देखते आया हूँ। क्योंकि कोई भी मामला दर्ज करते समय में उनकी पहले जांच करना पड़ेगा। जैसा मामला अगर खंडनी का होता है तो उसकी पूरी जांच तो करना पड़ेगा ना। एकदम शिकायत आए और तुमने ठोक दिए, ऐसा है नहीं है ना। तो ये तो ऊपर से आदेश आए, इन्होंने आदेश का पालन किया। अभी उन्होंने आदेश का पालन किया, उनको फिर पीआई को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे सबूत तो देना पड़ेगा। मेरा तो कहना है कि मेरे मोबाइल का पूरा सीआर लो, 2 साल का लो, 3 साल का लो, 5 साल का लो। क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिन्होंने कपिल नगर का जो भुरे खान नाम का जो कबाड़ी की दुकान उसकी चलाती है, अवैध जगह पे वो बैठा है, वो ये धंधे भी करता है ये सारे। तो उनके पास में मैंने कभी फोन पे बात की, उसके पास में मैं कभी गया, वो मेरे को पहचानता है, मैंने उसको अभी तक देखा नहीं है। तो ये सारी बातें ये नहीं होने के बाद में भी अगर उनकी शिकायत पर यदि पुलिस मेरे ऊपर में मामला दर्ज करती है, तो पुलिस और जो शिकायत करता है इन्होंने कट रचा है। और एट्रोसिटी एक्ट में क्या वो बोलता है कि कोई भी दलित समाज को कट रचकर फंसाया जाता है झूठे केस में, तो वो भी एट्रोसिटी में आता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि झूठे केस में जिसको भी फंसाते हैं तो फंसाने वाले के ऊपर में भी वो भी फंस सकता है। तो ये बस सारी लड़ाई जो है मैं कानूनी तौर पे लड़ रहा हूँ अभी। जी, उसके अलावा कई अखबारों ने जो है आपके खिलाफ में एक ये अच्छा सवाल पूछा आपने। सीरीज चलाई, बिल्कुल सीरीज चलाई, जो तथ्य है ही नहीं वो भी लोगों के सामने लिख दिया। हाँ। सरगना बता दिया आपको, जो है सट्टा पट्टी का सरगना तक बता दिया, अवैध वसूली करता है ऐसा बता दिया। तो अभी ऐसे जो अखबार है, खासतौर पर डिजिटल मीडिया के खिलाफ में अगर कोई है होता है, तो मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया के लोग ही जो है वो ज्यादा विरोध करते हैं डिजिटल मीडिया के। तो उन्होंने जो खबरें चलाई आपके खिलाफ में, तो उसके खिलाफ में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बराबर है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि नागपुर शहर के जाने माने अखबार है। उसमें नागपुर शहर के कौन से अखबार है? उसमें एक तो नव भारत, लोकमत समाचार, ठीक है, ये 3 अखबारों ने ही खबरें चलाई है। लोकमत ने ज्यादा चलाई है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। नहीं, कैसा है, एफआईआर होती है। हाँ। एफआईआर होने के बाद में उनको खबर जाती है तो वो छापे, तो उसमें हमारा कोई ये नहीं है।
पर एफआईआर में क्या लिखा है आप वो छापिए, चलेगा ना। पर एफआईआर में नहीं होने के बावजूद भी आप अपने तरफ से छापते हो, समाज में प्रतिष्ठा खराब करने की समाज में प्रतिष्ठा खराब करने के उद्देश्य से आप अगर ये खबर छापते हो किसी की, तो आपके पत्रकारिता के ऊपर में भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कौन कर रहे हैं लोकमत पत्रकारिता? नहीं, अभी वो रिपोर्टर का जो है वो तो मैं लीगली जो मैं ये करूंगा, तो मैंने इसके खिलाफ में जो है मैं स्वयं दिल्ली में जाकर जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने शिकायत की है, जिसका लेटर मुझे कल ही प्राप्त हुआ है। तो वहां पे भी मैंने वो भी मैं जो है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है डरते हैं, पर आपके पास में कानून है, संविधान है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी रहे। भाई तुमने किए है ना, तो हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे ना, हमारे पास में कानून है। अब तुम दबाने की जब कोशिश करेंगे तो हमारे पास में संविधान है, हमारा संविधान है ना, जो संविधान में वही तो आपको भी बताना पड़ेगा ना। अब अखबार वालों ने जो खबरें छपाई है, जिस मुद्दे पे छपाई है, तो उस मुद्दे को भी आपको बताना पड़ेगा ना। जब विजय खौसे के ऊपर में ये तुम एलिगेशन लगाए, तुमने किस आधार पे ऊपर में छापे? तुमने खौसे जी का फोटो छापे है, किस आधार पे छापे है? आरोपी का फोटो किस तरह छाप सकते हैं, है ना। अभी तक की कोई पत्रकार मीडिया के खिलाफ में गया नहीं होगा, पर विजय खौसे ने ये भी तैयारी चालू कर दी है, ये भी करेंगे हम, पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। क्योंकि दिल्ली का रास्ता बहुत सारे पत्रकारों को पता नहीं है। तो मैं सभी मेरे जो डिजिटल मीडिया में जो जितने भी पत्रकार भाई लोग हैं, उनको मैं ये बताऊंगा, आपकी पत्रकारिता आप करो, मगर पत्रकारिता करने के लिए जो है आपको स्वयं भी क्लीन रहना पड़ेगा, स्वयं, जैसा मैं हूँ। क्योंकि मेरे किसी अवैध धंधे वाले से संबंध नहीं, ना फोन पे बात है, ना मैं खबर लगाने के पैसे लेता हूँ, ना खबर छुपाने के मैं पैसे कभी लेता नहीं है। मेरा पूरा इसमें आपको मोबाइल में भी आपको मैं तो आपके केस में तो ऐसा हो गया कि एक नया प्रकार का एक तंत्र कह लीजिए या फिर एक कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए कि आजकल अगर पत्रकारों को किसी को अगर फंसाना है, तो उसके गूगल पे या फोन पे पैसे पेटीएम में 2000-5000 डाल दीजिए और जाके तकरार कर दीजिए और एफआईआर भी हो जाती है। आपके केस के बाद ये सारे जो चीजें सबके कान खड़े हो गए कि पत्रकार आजकल सुरक्षित कहाँ है। तो अगर आपके केस में अगर कोई रैंडम व्यक्ति 2000 रुपए डालता है और बाद में जाके कंप्लेन करता है कि किसी ने खंडनी मांगी, तो फिर बाकी पत्रकार की सुरक्षा का क्या? ये बड़ा सवाल। अरे तो वो तो ठीक है, बाकी के पत्रकार, अरे जैसे मान लो मैंने किसी पीआई के गूगल पे फोन पैसे डाल दिए और मैं कहूंगा कि इन्होंने मेरे को मांगे करके ये केस के लिए लागू पड़ेगा ये? तो कैसा करेंगे? अरे तो भाई जब उसने मेरे अकाउंट में 2000 रुपए डाले, तो उसका भी तो सबूत लगेगा ना कि विजय खौसे डिमांड किया था, फोन किया होगा विजय खौसे ने, तब उसने डाला है। ये तो सबूत देना ही पड़ेगा ना। अब मेरे यहाँ पे विजय खौसे आए और मेरे को ऐसा बोला, फिर मैं डर गया, फिर मैंने डाल दिया 2000। अरे तो मेरे को वो मांगता तो मैं उसको 10,000 रुपए देता था, मेरी इतनी औकात है भाई, तेरे 2000 क्यों लूं मैं? हम तो सोशल वर्कर रहते हैं, हम तो प्रोग्राम में हम लोगों को मदद करते हैं। तो ये समझना चाहिए ना, किसी के भी अकाउंट में कोई भी पैसे डालेगा और वो उसके आधार पे पुलिस एफआईआर करेगा, ये गलती पुलिस की है। ऐसे तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है ना, मैं भी डाल सकूंगा ना फिर। भाई मेरी शिकायत आई है तो मैं पीआई के खाते में पैसे डाल दूंगा और कल जाके मैं बोल दूंगा कि पीआई ने मेरे को पैसे मांगे हैं, इसलिए मैंने उनके खाते में 10,000 डाल दिए। तो उनके ऊपर में कार्रवाई करो, करना पड़ेगा ना। जब विजय खौसे के ऊपर में एफआईआर करते हो, तो विजय खौसे अगर यदि बोलता है तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता है, ये गलत चीज है, ये गलत प्रैक्टिस, गलत नहीं। समाज को क्या मतलब मैसेज क्या दे रहे हो तुम? सवाल जो आता है, समाज में मैसेज क्या दे रहे हो? जैसा मेरे जैसे के ऊपर में अगर झूठे एफआईआर करते हैं तो ये मैसेज सारे समाज में जाता है ना। मेरा सवाल वही था ना कि भाई शहर के अंदर में अवैध धंधे चल रहे। और मैं खास ये बात भी बताऊंगा, जब ये मेरा मुद्दा चल रहा था तो मैंने तमाम लोगों ने भी ये सारी खबरें देखी थी और ये मुद्दा जो है यहाँ के अपने 3 विधायकों ने भी विधानसभा में भी उठाया था 17 मार्च को। प्रवीण दड़के सर ने उठाए, विकास ठाकरे आमदार विधायक, उन्होंने नितिन राउत ने मुद्दा भी वहां पे उठाया ना कि वाकई में है। मतलब जो सवाल विजय खौसे ने सीपी साहब को पूछा था
वही सवाल तो वहाँ पे अवैध धंधों का। अवैध धंधों का, अवैध धंधे सभी आए उसमें सभी। MD वही से तो लेकर सवाल इसमें विधानसभा में गूंजा ना, तो मेरी क्या गलती थी? हाँ, वाकई में सही में जो क्राइम करते हैं उनके ऊपर में कार्रवाई करो। अच्छे पत्रकार, अच्छे समाज में लोग रहते हैं, कोई कोई सूचना अधिकार के कार्यकर्ता रहते हैं, उनके ऊपर में आप ऐसा ये करेंगे तो समाज में पुलिस जो है मैसेज क्या दे रही है, ये सवाल खड़ा होता है। आपके केस के बाद कई सारे पत्रकार डर गए थे। वो डर गए थे। मेरा आखिरी सवाल, कैसे पत्रकार को क्या कहोगे, क्योंकि हम जैसे पत्रकार तो आपके लिए आंदोलन कर रहे थे। नहीं किए ना। हाँ। मेरे लिए देखो, जब ये मेरा मुद्दा सामने आ गया तो मेरे लिए अमरावती में आंदोलन किया, मेरे लिए अमरावती से लोग यहाँ तक पहुंचे, मेरे लिए तमाम लोगों ने भी फोन किए, आप लोगों ने संविधान चौक में आंदोलन किया, और मैं जो है अकेला, मैं अपनी कानून की लड़ाई मेरी चालू थी। बहुत सारे नहीं लोगों ने ये भी सोचा होगा कि खौसे अंदर जाना चाहिए। भाई मैं अंदर भी चले जाता तो क्या होता? मैं अंदर चले जाता तो मैं वहां के जो कैदी है मैं उनको मार्गदर्शन करता, मेरा काम ही वही ना। विजय खौसे कहीं पे भी गया, कहीं पे भी जाएगा, तो विजय खौसे के अंदर में जो गुण है वो कोई नहीं ले सकता। ये मेरा प्लस पॉइंट है। विजय खौसे जेल के अंदर में भी रहेगा तो वहां पे मैं मार्गदर्शन करूंगा वहां के लोगों को। विजय खौसे बाहर भी रहेगा तो जिसके ऊपर मैं अन्याय अत्याचार होता उनके लिए लड़ते रहेगा। उसके बाद जेल में गए भी थे, कितने दिन रहेंगे जेल में? कितने दिन रहेंगे? कानून है ना। पत्रकार ने तो ये मानसिकता रखनी ही चाहिए, कितने दिन रहोगे? उसके बाद में भी बड़े बड़े मामले हुए हैं। नागपुर शहर में, नागपुर शहर जो है एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर में सेकंड नंबर पे है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। कंट्रोल नहीं रहा। हमारी पत्रकारिता का भी वही उद्देश्य है कि शहर में जो है कंट्रोल रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। आपको क्रिमिनल लोग भी डर जाना चाहिए, गलत पुलिस काम करती है तो वो भी डर जाना चाहिए। अमितेश कुमार सर के समय में क्या हुआ? कंट्रोल तक रहे, बहुत कंट्रोल था, क्योंकि क्राइम करने वाले डरते थे, साथ में पुलिस वाले भी। और हमने खुद देखा है कि एक छोटा सा मैसेज अगर अमितेश कुमार सर को हम मोबाइल पे भेजते थे तो उस मैसेज की दखल होती थी, क्योंकि उनको पता था ये झूठे मैसेज नहीं डालते करके, तुरंत कार्रवाई होती थी, चाहे वो पुलिस रहे चाहे क्राइम। रविंद्र सिंगल साहब के समय में ऐसा नहीं हुआ, हमारा एक भी मैसेज कभी देखे नहीं। और मेरा वैयक्तिक सिंगल साहब से मेरी कोई वैयक्तिक दुश्मनी नहीं, क्योंकि जब मेरे स्टूडियो का उद्घाटन मैं करने जा रहा था तो मैं सिंगल साहब के हाथों ही मेरे ऑफिस की मेरे बिन काटने वाला था, मेरे इन्विटेशन में भी उनका नाम है। अगर ऐसा रहता तो उनको थोड़ी बुलाता था। ये शहर के सवाल है, पुलिस ने भी वो सारी चीजें है ये समझना चाहिए, और आवेश में आके किसी के ऊपर में एफआईआर नहीं ठोकना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। चाहे कोई भी रहे उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। और ये तो मेरे बारे में तो बिल्कुल एकदम कर डालो एफआईआर, पट 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 12-13 एफआईआर करने की बात हुई। भाई देखो, मेरे को फांसी की सजा होती थी क्या? नहीं। मान लो मेरे को मोका टाटा में भी डाल देते तो मेरे को फांसी सजा होती थी। 1 साल में एक जेल में रहता था मैं, तो मेरा सामाजिक कार्य तो मेरा चलते रहेगा ना। इसलिए मैं कैसा बचपन से इस मूवमेंट में रहा हूं ना, मैं अम्बेडकरी मूवमेंट में, तो इसलिए मेरे को डर नहीं है। और मुझे पता है, मुझे ये संविधान है, कानून है, ये मुझे सारा चीज पता है, क्या से क्या होता है ये भी मुझे पता है। इसलिए डरने की बात नहीं है। मैं तमाम सारे मेरे यूट्यूबर भाई को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप पत्रकारिता करते हो तो बिल्कुल ही डरना नहीं, और कानून के तौर में करो। कानून के तौर में तुम पत्रकारिता करेंगे तो कोई डर नहीं, और तुम्हारे ऊपर में कोई झूठे एलिगेशन लगाएगा नहीं लगा सकते। झूठे एलिगेशन अगर लगाता भी है, फंसाता भी है, तो उसको तुम लड़ो उसके साथ में, जैसा मैं अभी लड़ रहा हूं। मैं डरा नहीं हूं, मैं अभी भी बताता हूं, क्योंकि मैंने तमाम सारी जगह पे शिकायत की है, सारी जगह से मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करूंगा। मेरे को हाई कोर्ट में अगर न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक के जाऊंगा, क्योंकि लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम यहीं हार जाएंगे तो फिर तुम लड़ाई कैसे लड़ सकेंगे? सही, तो लड़ना बहुत जरूरी है, लड़ना जरूरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया और अपनी जो पर्सनल लाइफ है या फिर ये इस दौरान जो भी आपने फेस किया, 1.5-2 महीने में
जो भी आपने फेस किया होगा। नहीं नहीं, तो ठीक है, 1.5-2 महीने में कैसा है, मेरा सामाजिक जो है आर्थिक जो है मेरा थोड़ा नुकसान हो गया है, और सबसे ज्यादा जो है मेरा परिवार जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, होता है। हाँ। साजिद के कभी देखे नहीं है, हाँ। अपना काम अच्छा देखे, मगर ऐसा कभी देखे नहीं है। पुलिस घर पे बार बार आना, हालांकि पुलिस ने आना नहीं चाहिए, इतना क्रिमिनल आदमी थोड़ी है, तो होता है डिस्टर्ब, मेरा थोड़ा नुकसान हो गया है। फिर भी बावजूद भी है, मेरी जो लड़ाई है मेरी जारी है, मेरी खबरें भी जारी है। ऐसा नहीं है, जो खबर होती है वो खबर हमको बताना ही पड़ेगा लोगों के, नहीं तो फिर हमारे चैनल के ऊपर में खबर नहीं आती। खबर उस समय में नहीं आती तो मुझे बहुत सारे फोन आते थे लोग, क्योंकि हमारे चैनल देखना चाहते हैं ना। 6,00,000 फॉलोअर्स हैं हमारे, इतना भी फॉलोअर है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, और लोगों को पता है कि ये जो भी चीज देते हैं तो झूठी चीज नहीं देते हैं, सच्ची खबरें देते हैं, इसलिए लोगों के ऊपर में हमारा भरोसा है, तो हमको फोन करेंगे। तो ये अभी तक के मैंने किसी को बताया भी नहीं है। बाबा, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं तमाम ये सारे लोगों के ऊपर में जो मेरे ऊपर में फर्जी मामले दर्ज किए हैं मैं बता रहा हूँ। तो फर्जी मामले को आप मत घबराइए, बिल्कुल ना घबराइए, लड़ते रहिए, और जो अपनी खबरें हैं निष्पक्ष खबर देने की कोशिश करिए, खबर को छुपाना नहीं, दिखाना, ये मेरा टाइटल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। ये थे विजय खौसे जी, जिन्होंने अपने जीवन के साथ जो हुआ, जो लगातार 3 लगातार इनके ऊपर जो कंप्लेंट की गई, उनकी जानकारी और किस तरह से इनको फंसाया गया, इनकी जानकारी जो है इस माध्यम हमारे चैनल के माध्यम से दिया, और यही संदेश दे रहे हैं जो नए पत्रकार है उनको कि घबराए मत, शासन तंत्र आपके खिलाफ जाएगा। अगर आप शासन तंत्र के खिलाफ जाओगे तो आपके खिलाफ भी कुछ चीज़ हो सकती है, लेकिन उसको बिना घबराए अपने अधिकार के ऊपर सजग रह के अपनी पत्रकारिता करते रहे, यही पत्रकारिता का धर्म है, और किसी से बिना डरे सवाल पूछना ही पत्रकारिता का धर्म है। यही बातें जो है हमें विजय खौसे जी ने बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नागपुर समाचार 24 जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।